Yes. So karma is, it's a universal law, right? समटाइम व्हाट हैपन ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को कई बार, मैंने एक चीज देखी है, जो बिगेस्ट कॉज ऑफ सफरिंग इज कि लोगों की जो सफरिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उनका जो एक कनेक्शन है ना भगवान के साथ और खुद के साथ ठीक नहीं है ना। ना भगवान को समझ पाते हैं ना खुद को समझ पाते हैं, और ये सबसे मेजर रीजन है सफरिंग का। तो जब कर्मा की बात आती है ना, तो उसमें तो लोग भगवान को बहुत कोसते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग। अरे भगवान ने ऐसे क्यों कर दिया, अरे भगवान ने वैसे क्यों कर दिया, उसने तो आज बुरा किया, उसको बाद में क्यों मिला, हम तो जिंदा नहीं रहेंगे देखने के लिए उसके कर्मों का फल, है ना। तो लोग इस तरह से बहुत बोलते हैं, भगवान को भी कई बार कोसते हैं। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि भगवान ने जो डिजाइन करा है ना, भगवान ने तो सिस्टम्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। यानी कि सब कुछ पूरा जो यूनिवर्स है ना सिस्टम्स पर चलता है, लॉज के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप उस लॉज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग साथ के साथ जा रहे हो तो आपकी लाइफ में सब चीजें एकदम अच्छी होंगी। मतलब भगवान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो आपकी अच्छी का मतलब क्या, पीस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये बनी रहेगी अगर आप भगवान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, भगवान के लॉज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पर जहां आप लॉज के अगेंस्ट चले जाते हैं, वहीं आपके साथ फिर आपकी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाट इज कर्मा? कर्मा एक यूनिवर्सल लॉ है। हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें भगवान का कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है। भगवान का उसमें कुछ नहीं है कि भगवान किसी को फेवर करना चाहते हैं या किसी से दुश्मनी निकालना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लॉज क्रिएट कर, बहुत सारे लॉज है, और वो लॉज क्या क्या है, बस उसी की पढ़ाई करने के लिए हम लोग अर्थ पर आए हुए हैं, है ना। हम लोग की अपनी अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन एक जो हमारी सबकी कॉमन जो एक एजुकेशन है, जो हम सभी लोगों को जो स्टडी करना है, वो है भगवान के बनाए हुए लॉज। क्योंकि हमें नहीं पता उन लॉज के बारे में, तो जब हम उन लॉज को समझते हैं, तब हम हमारी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस आ जाती है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को ये चीज समझनी है आज के बाद से, कभी भी भगवान को या सिस्टम को नहीं कोसना है। आपके साथ चाहे कितना बुरा हो, आपके साथ चाहे कितना गलत हो, आपको तो समझना है कि मेरे साथ बुरा हुआ या मेरे साथ गलत हुआ, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज अधूरी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि ऐसा है कि गांव से आया हुआ है, और जब वो गांव से आया हुआ है, तो फिर ये होता है कि ट्रैफिक लाइट में वो फंस जाता है। अब ट्रैफिक लाइट में जब वो फंस गया, अब उसे पता नहीं कि रेड लाइट है तो रुक जाना है। अब वो रेड लाइट में भी अपना लेके चला गया ना, उसने हेलमेट लगा रखा, टू व्हीलर पे था। तो पुलिस ने तो उसे पकड़ लिया और तो पर फाइन भी लगाया। तो उसने कहा कि भाई मुझे मैं क्यों सफर करूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि शहरों में ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि अरे आपको पता हो नहीं पता हो, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द लॉज, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द लॉज आर लॉज। अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको फाइन तो आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इन द सेम वे, जो हमारा कर्मा है, कर्मा एक लॉ है। तो आपको लॉ पता है, आपको नहीं पता है, आपको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉज भी ऐसे नहीं लगता, इसमें भी बड़ी कैलकुलेशंस होती है। जो हम लोग की एक ये प्रॉब्लम है ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, उसने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, तो हम चाहते हैं कि हम आज ही देखना चाहते हैं, आज के आज अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं उसको सफर होते हुए। तो कर्म कर्म का जो फल होता है वो जरूरी नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। और ये हमारी जो लिमिटेड सोच है ना, हमारी एक लिमिटेड थिंकिंग होती है, हमारी लिमिटेड सोच होती है, और उस सोच के अकॉर्डिंग हमको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ इतनी ही है, जितनी जितने टाइम में अपनी बॉडी में हूँ, मेरी इतनी लाइफ है। लेकिन ये सच नहीं है। डेथ क्या है, दो लाइफ के बीच का एक छोटा सा गैप है।
लाइफ कंटिन्यूअस है। तो जब कर्मा लगेगा तब तो उसका सही सिचुएशन आनी चाहिए। ठीक है, तो आप में से वैसे काफी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। एक छोटी सी एक स्टोरी है महाभारत की, कि भाई धृतराष्ट्र के जो 100 बच्चे मरे थे, उसके जो कौरव मरे थे, तो उसको ना बड़ा वो इस चीज के लिए से बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ था जब सारे उसके बच्चे मर गए। तब उसको लगा मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने ऐसा मेरा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मेरे 100 बच्चे मर गए। तब उसको बताया गया है ना, जब उसने पूछा तो भगवान ने फिर उसको बताया कि आज से 50 जन्म पहले उसने, वो एक शिकारी था, उसने चिड़िया के 100 बच्चों को मारा था। ये उसका पाप था। और उस पाप का फल ये था कि क्योंकि उसने 100 चिड़िया के बच्चों को मारा है, तो उसका फल उसको ये मिलना था कि उसके 100 बच्चे जो हैं, 100 लड़कों की डेथ होगी। ये उसे कर्म का फल मिलना था। लेकिन उसके पास इतने पुण्य नहीं थे कि उसके 100 लड़के हों, उसके पास एक लड़का होने का भी पुण्य नहीं था। 100 लड़के पैदा हों, उसका पुण्य जमा करने में वो 50 जन्म लग गए। जब 50 जन्म लग गए, उसके पुण्य इकट्ठे हुए, तब उसके 100 बेटे हुए, और जब 100 बेटे हुए तब वो लॉ ऑफ कर्मा लगा। इतना डीप कैलकुलेशन। और ये तो एक कैलकुलेशन हमको शास्त्र में दे दी, तो हमको थोड़ा बहुत इसलिए पता चल गया, है ना। अगर हमको शास्त्र में नहीं बताया हो तो फिर क्या हो। हम तो कितना कर्मा को कहते हैं सरस्वती और बृहस्पति, जो बुद्धि के देवता है, इंटेलिजेंस के गॉड है, वो भी नहीं समझ सकते हैं, इतना डीप होता है कर्मा, है ना। सुप्रीम पावर, जो सबसे बड़ी पावर है, वही जानती है, और कोई नहीं जानता। इतनी डीप कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आज जितने भी लोग इस सेमिनार में आए हैं, आज के बाद से एक वो चीज सब लोग अपने अंदर गांठ बांध के रहे, चाहे कुछ हो जाए, कभी भी किसी भी सिचुएशन में भगवान को और सिस्टम को आप ना खोजें। ये समझें, ठीक है, जो कुछ हुआ मेरे साथ, बुरा हुआ, गलत हुआ, अगर आपके साथ किसी के भी साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तो उसमें हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है कि क्या है जो मुझे नहीं पता चला। एग्जाम्पल, आज हम बात करते हैं टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की। आप में से कितने लोगों ने टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को फेस किया है? एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स, हाउ मेनी पीपल हैव फेस्ड टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। आप में से कितने लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट आया है या आई है, और उसके साथ रिलेशनशिप क्या थी? एवरीवन लिखिए, नार्सिसिस्ट जो है, क्या रिलेशनशिप थी आपकी उस नार्सिसिस्ट के साथ? एवरीवन पार्टिसिपेट प्लीज। बाकी लोग भी लिखें। इंदु, everyone use chat box and use कृष्णाजा। कृष्णाजा कौन है? हु इज कृष्णाजा? इज द सेम पर्सन जो जिनसे मैंने पहले पूछा था, प्रियंका? इज द सेम पर्सन डिफरेंट? यू आर म्यूट। मैम दिस इज डिफरेंट पर्सन। पहले लक्ष्मण थे, अभी कृष्णा जो अलग है। हु इज कृष्णाजा? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हेलो कृष्णा जो। हेलो। Hello. Yeah, hi, ma'am. I'm from Mumbai actually. I saw this
regarding this in Insta. So that's Okay, how I tried. Yeah. right, right. ठीक है, तो you can mute yourself. हाँ, तो प्रियंका सबको म्यूट कर दो. So we all have, you know, face a narcissistic and toxic person in our life. So most of the time people think, अरे what I have done, मैंने क्या करा, मैंने क्या बुरा किया. मैं अब तक 1000 से ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर चुकी हूँ, है ना. इतने लोगों की मैंने कार्मिक लेसन्स देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं. तो आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ. This will going to help you to release your guilt or anything else. And that's the thing is कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमने कुछ बुरा ही करा है. हाँ, होता है, कई बार हम करते हैं, गलत भी करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम. तो बीइंग अ एम्पैथेटिक पर्सन, व्हाट इज योर कर्मा? क्या आपको लर्न करना है? क्यों भगवान ने आपको एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के घर में जन्म दिया? अगर किसी पेरेंट नार्सिसिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, है ना, तो क्यों भगवान ने आपको नार्सिसिस्ट के घर में जन्म दिया? या क्यों आपकी मैरिज नार्सिसिस्ट के साथ हुई? आपका कर्मा क्या है? एक एम्पैथ का कर्मा क्या है? तो एक एम्पैथ का सबसे बड़ा कर्मा ये होता है कि वो ये समझे कि उसकी जो एम्पैथी है, उसकी जो इमोशंस है, जो उसका एक गिविंग नेचर है, एक्सेस में जो गिविंग नेचर है ना, ये कंट्रोल में आना चाहिए. पहली चीज. कई बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को सिखाने के लिए आप लॉ ऑफ कर्मा आपको एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखा रहा है कि आप एम्पैथेटिक हो, आपके अंदर दया है, आपके अंदर गिविंग नेचर है, लेकिन आपको ये समझना है मुझे किसको देना है और किसको नहीं देना है. बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपको समझनी पड़ेगी. और जितने भी एम्पैथेटिक लोग होते हैं, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि उनकी शुरू से ही उनको एक चीज होती है, उनके मन में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग होती है कि दुनिया में ना सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होता, है ना. बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग होती है. लेकिन इस वर्ल्ड में दो तरह की एनर्जी वर्क करती है, एंजेलिक एनर्जी और डेविलिश एनर्जी. तो आपका प्यार, आपकी एम्पैथी, आपकी अच्छाई, आपका जो गिविंग नेचर है, वो किसके लिए होना चाहिए? अच्छे लोगों के लिए होना चाहिए, जो आपकी तरह ही एम्पैथ हैं. और जो टॉक्सिक लोग हैं, नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उनको कैसे डील करना, उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ सब चीजें कैसे मैनेज करनी है, वो सीखने के लिए आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको डाला गया. हाँ, ये बहुत पेनफुल है कि अगर पेरेंट ही किसी के हों तो वो कैसे, एक बच्चा जो छोटा है वो कैसे मैनेज करेगा. लेकिन अगर आपको एक पेरेंट दिया गया है, इम्पैक्ट वो सॉरी नार्सिसिस्टिक पेरेंट दिया गया है, तो उसका मतलब आप तो वाकई में एक ओल्ड सोल है. यानी एक ऐसी सोल है जिसके अंदर बहुत सारा कैपेबिलिटी है इस चीज को हैंडल करने की. जब भी हमें बहुत बड़ा चैलेंज मिलता है लाइफ में, तो वो हमारे स्टेमिना को देख करके ही मिलता है. ऐसे नहीं दिया जाता कि कोई बहुत कमजोर है और उसको बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता. अगर आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है उस चैलेंज को फेस करने की, उस चैलेंज को से निकल पाने की. ठीक है. तो आपकी जो सोल जर्नी है, हर किसी की जो सोल जर्नी है, सोल जर्नी में एक लेसन आता है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टॉक्सिक पीपल. ये एक लेसन है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टॉक्सिक पीपल, हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पीपल. तो अगर ये आपने नहीं सीखा, क्या होता है ना, हमको लाइफ में एज अ सोल हमें ग्रो करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए.
तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली अभी तक आपको लोगों ने क्या बताया होगा, कहीं सत्संग जाते हैं, कहीं सुनते हैं, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि भगवान के बारे में जानो, आत्मा के बारे में जानो, है ना? कोई कहता है क्या डेविल के बारे में जानो, भूत के बारे में जानो? कोई नहीं कहता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ आज, आपकी जो सोल ग्रोथ है, अगर आप बीइंग अ सोल, एक इवॉल्व सोल बनना चाहते हैं, तो ना सिर्फ आपको अच्छी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपको भगवान के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको भगवान के जन के बारे में, यानी कि जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, लाइट वर्कर्स हैं, उनके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इसके साथ-साथ आपको डार्क साइड की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नेगेटिव लोग हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा, जब आप अर्थ पे आते हो तो आपको दोनों के साथ आपको एनकाउंटर होगा आपका। फिर कैसे मैनेज करोगे आपकी सोल ग्रोथ में? तो आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए कि उनको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, और कैसे हैंडल करके आप अपनी असली फैमिली को रिकॉग्नाइज करें। क्या होता है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली ये है। ये भी एक लाइफ लेसन है। क्या है ये लाइफ लेसन? अपनी फैमिली को ढूंढना, अपनी फैमिली को पहचानना। तो आपकी फैमिली कौन है? आपके जैसे लोग जिनके अंदर एम्पैथी है, वो आपकी फैमिली है। तो कभी भी स्पेशली वो लोग जिनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, टॉक्सिक पेरेंट है, वो कभी भी अपना दिल छोटा ना करें ये सोच करके कि यार मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं। जिनके घर हमने जन्म लिया है, सिर्फ जन्म देने से कोई पेरेंट नहीं हो जाता, लेकिन जो पेरेंटल लव देता है वो ज़रूर पेरेंट है, मैं ये कहूँगी। तो जहाँ से भी आपको पेरेंटल लव मिले, उन लोगों को आप अपना पेरेंट मानें। और ये चीज़ कभी अपने अंदर ये दुःख लेकर ना आए कि मेरे पेरेंट ऐसे निकले, ठीक है? जिनके भी स्पाउस है, जिनके भी लाइफ पार्टनर हैं, जो नार्सिसिस्टिक हैं, उनका लाइफ लेसन होता है कि उनके अंदर सेल्फ लव की बड़ी कमी होती है। जब भी सेल्फ लव की बहुत कमी होगी, तब नार्सिसिस्टिक पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे-जैसे आप अपने आप को हील करेंगे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप उस नार्सिसिस्टिक पार्टनर को छोड़ पाएँगे। हैं? स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि अंदर, इसलिए नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ आप अटैच रहते हैं, राइट? तो जब धीरे-धीरे आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता है, भगवान के लिए लव बढ़ता है, सेल्फ लव बढ़ता है, और जब कंप्लीट सेल्फ लव में आते हैं, तब आपका जो सेल्फ लव है, वो बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है, और तब आप एक राइट पर्सन को अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। पर अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, तो नार्सिसिस्ट क्यों स्पाउस बन के इतना परेशान कर पाता है? और उसके पीछे का रीज़न एक ही है, और वो ये है कि सेल्फ लव की कमी होने की वजह से आपको अपनी वर्थ नहीं पता, इसलिए वो पर्सन आपकी इतनी इंसल्ट करता है ना? या आपको नॉलेज नहीं है, या आप दुनिया से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे? इवॉल्व्ड सोल, जब आप जैसे-जैसे आप सोल के इवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आप जैसे-जैसे इवॉल्व होते हैं ना, वैसे-वैसे आपको सोसाइटी के बारे में कम सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि सोसाइटी में तो मिक्स कॉन्शियसनेस के लोग हैं। जब आप राइट रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको सोसाइटी से अप्रूवल ही मिलेगा। तो अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको, अगर आप ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सन को छोड़ के आप आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत सारे वुमेन्स होती हैं, बहुत टॉक्सिक और ऐसी मैरिज में हैं, तो पता है जबकि उन्हें सब कुछ, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रही हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक तो सोसाइटी का डर, दूसरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी कर्मा है। आप फाइनेंशियली साउंड क्यों नहीं है आप? तो उसके पीछे का कर्मा क्या होता है कि हमारी मनी के बारे में सोच ठीक नहीं है। मनी को लेकर हमारे बिलीव्स ठीक नहीं है। जब मनी को लेके हमारे बिलीव्स ठीक नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे।
फाइनेंशियली हम कुछ एक्शन भी नहीं लेंगे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो जब मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे भी मनी को ये बड़े बड़े खराब बिलीव्स थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपने बहुत सारे बिलीव्स को देखना पड़ा। जैसे मेरे 2 बिलीव्स तो बहुत स्ट्रांग थे। पहला बिलीफ ये था मेरा कि जिसके पास पैसा होता है वो कैरेक्टरलेस हो जाता है। घर के लोग, घर के लड़के, घर के लोग, मेल फिगर, वो सब कैरेक्टरलेस हो जाएंगे और मुझे कैरेक्टरलेस लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो अगर मनी को मैंने कैरेक्टरलेस इस तरह की चीजों से जोड़ दिया तो व्हाई आई विल अट्रैक्ट मनी। दूसरा मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ था, अगर मनी आता है तो लोगों की स्पिरिचुअलिटी का लेवल कम हो जाता है। एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मेरी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर मैंने मनी को इस चीज से एसोसिएट कर दिया कि भाई अगर मनी का फ्लो आएगा तो उससे स्पिरिचुअलिटी से हम दूर हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती थी, तो इस वजह से भी मनी नहीं का फ्लो नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने इन 2 बिलीव्स के ऊपर बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी और बहुत काम किया, मेहनत किया। तो फिर मैं जानबूझकर ऐसे लोगों को देखती थी जो रिच हैं और रिच होने के बावजूद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं और जिनका करेक्टर भी बहुत अच्छा है। तब मैंने इस चीज को अपने माइंड में अपोजिट रिपीट किया कि मनी ब्रिंग्स अ गुड करेक्टर, है ना, प्रोस्पेरिटी, मनी ब्रिंग्स ऑल पॉजिटिव थिंग्स। तो जब मैंने इस तरह की बातें मनी को लेके पॉजिटिवली, मनी को पॉजिटिव चीजों के साथ ट्रेड से जोड़ना शुरू किया कि मनी ब्रिंग्स स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, तब जाकर के मनी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, फाइनेंशियल कर्मा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को, जिसको भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं और रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आप पहले फाइनेंशियल इश्यूज को सॉर्ट आउट करिए, उसके बाद एक एक करके लीजिए। सारी चीजें एक साथ तो नहीं कर सकते ना, एक एक करके आप अपने फाइनेंसेस से लेकर के मनी से रिलेटेड आप अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम ठीक करिए। वो बिलीफ सिस्टम ठीक होगा तो फाइनेंशियली आप बेटर प्लेस पर होंगे, तब आप रिलेशनशिप वॉन्ट्स को भी हील कर पाएंगे और इस तरह से आप इंडिपेंडेंट होकर के फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कि कर्मा का टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हमारा क्या रोल है, हम इम्पैक्ट्स का क्या कर्म है। आपका कर्मा यही है कि आपको समझना है सब कुछ नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, कि क्या होती है, ये लोग किस तरह के माइंडसेट के होते हैं, ये लोग किस तरह के काम करते हैं, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके और आप प्रॉपर एक्शन ले सकें। तो जब आप प्रॉपर एक्शन लेंगे तब जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको भी ये चीज समझ में आती है कि हाँ, मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे इस तरह से तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। नार्सिसिस्टिक लोगों का कर्मा ये होता है कि उनको ये बात समझ में आए कि ये गलत तरीका है लोगों को ट्रीट करने का, अगर मैंने इस तरह से लोगों को ट्रीट करा तो लोग मुझे छोड़कर जाएंगे। तो इस तरह से उनका कर्मा है ये समझना कि जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो तरीका ठीक नहीं है लोगों को ट्रीट करने का। आपका कर्मा ये है कि आपको ये समझना है इसके बारे में सब कुछ और अपने वुंड्स को हील करना है। 2 चीजें होती हैं टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में। पहली चीज पूरा समझना कि ये होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, और दूसरी चीज जिन्होंने जितना आपको पेन दिया है आप उस पेन को रिलीज कर सकें। हम कौन है, ठीक है, तो हम बीइंग अ सोल, हम एक एनर्जी है और पास्ट का जितना भी बैगेज है वो सब हम लेकर के कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं नए जन्म में। और ये पास्ट का बैगेज किस में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हमारे कोशास में, ठीक है। कोशास क्या होते हैं, सोल की अलग अलग तरह की बॉडीज होती हैं। कितने तरह के कोशास हैं, अन्नमय कोश हमारे ऊपर 5, हमारी जो सोल है ना, लाइट जो है उसके ऊपर ये 5 तरह के 5 कोशास हैं। तो पहला है अन्नमय कोश, जिसको हम लोग देख सकते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी। उसके ऊपर है प्राणमय कोश, हमारी एनर्जी बॉडी।
मनोमय कोश, माइंड एंड इमोशंस, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो सोल की जर्नी क्या है? सोल की जर्नी है कि अन्नमय कोश से उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इम्प्रूव होकर के आनंदमय कोश तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अन्नमय कोश हमारी जो फिजिकल बॉडी, हमें अभी उसी के बारे में अवेयरनेस है, वो हर जन्म में चेंज होती है, लेकिन बाकी के हमारी जो 4 बॉडीज हैं वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो प्राण में जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक कोई हमारे साथ इंसिडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है हमारे साथ, तो उस ट्रेजेडी की वजह से हमारे इस कोशास में वो एनर्जी के सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। जैसे प्राणमय कोश के अंदर, मनोमय कोश के अंदर ये ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये 2 बॉडीज हैं जहां पर ब्लॉक होता है, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो जब हम ब्लॉक क्लियर करते हैं हीलिंग की हेल्प से, तो हम विज्ञानमय कोश को एक्सेस कर पाते हैं, जो कि हमारी विजडम बॉडी है। वहां से हमें बहुत अच्छा विजडम मिलता है, और जब हमें विजडम मिलता है तो विजडम की हेल्प से ही हमें आनंद मिलता है। ठीक है, ब्लिस फील होती है। तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल ये है कि हम अपने प्राणमय कोश और मनोमय कोश को पूरा क्लियर करें। तो जो हीलिंग प्रोग्राम है सोल सर्जरी सिस्टम, उसमें हम प्राणमय कोश और मनोमय कोश पे वर्क करते हैं, और पूरी तरह से इन दोनों कोशास की अंदर से हम उसको क्लियर करते हैं, उस इमोशन को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ताकि और जैसे हम क्लियर करते हैं हमें एकदम से विजडम मिलता है, और विजडम की हेल्प से हम हैप्पी हो जाते हैं। तो ये आपकी जर्नी है कि आपको फिजिकल बॉडी से अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, हीलिंग की हेल्प से आप आनंदमय कोश तक पहुंच सके। और जब हमारे ये सारे कोशास क्लियर होते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे अन्नमय कोश यानी हमारी फिजिकल बॉडी पर भी पड़ता है। हमारी फिजिकल बॉडी भी पहले के कंपैरिजन में हेल्दी और हैप्पी हो जाती है। करेक्ट? तो व्हाई आई एम सफरिंग इन लाइफ? सफरिंग स्पेशली किन एरियाज को लेकर है? रिलेशनशिप, मनी, करियर, हेल्थ, ये 4 एरियाज है। ठीक है, यहाँ पर सफरिंग हो रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है, ब्लॉकेज इन एनर्जी बॉडी एंड मेंटल बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे 1000 एंड 1000 मेरिडियंस होती हैं। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन एक तरह से एनर्जी का पाइप होता है। ठीक है, और इस पाइप में आप देखें, जब हमारे साथ कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमने अपने अंदर हमारे अंदर हेट्रेड आई, या हमारे अंदर एंगर आया, या हमारे अंदर गिल्ट फील हुआ, तो वो इस पाइप में ब्लॉक बन जाता है, वो इमोशन इसमें स्टक हो जाता है। और जब वो इमोशन इसमें स्टक हो जाता है तो प्राण ही है जिसकी हेल्प से हम अच्छा फील करते हैं। जब इन एनर्जी बॉडी में प्राण फ्री फ्लोइंग ऐसे होता है, बहता है, तो हमको अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब भी इसमें ऐसे ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा तो ये प्राण फ्लो नहीं कर पाएगा, और हमें बहुत अजीब सी सैडनेस, एक डिप्रेशन सा आपको फील होगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो ब्लॉक है उनको हम क्लियर करें, और स्पेसिफिक पाइप से क्लियर करें। उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीलिंग चाहिए रहती है। जब हम जनरलाइज हीलिंग करते हैं कि चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं, या हम और दूसरी रेकी वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जनरलाइज्ड होती है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी मेरिडियंस क्रॉस हो रही होती है उन चक्रास पर होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी हीलिंग प्रॉपर ठीक से नहीं हो पाती, वो एक जनरलाइज हीलिंग हुई और सब कुछ टर्बुलेंस हो जाता है। इसलिए स्पेसिफिक एक एक इंसिडेंट को आपको हील करना, क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं भी चक्र मेडिटेशन कराती हूँ, लेकिन तब जब लोगों के सारे स्पेसिफिक इंसिडेंट से सारे ब्लॉक्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये रीजन है। ठीक है, तो किसी के अंदर मनी से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, किसी के रिलेशनशिप के साथ बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। ब्लॉक मतलब इमोशन स्टक है, नेगेटिव इमोशन। तो आपको नेगेटिव इमोशन जैसे जैसे आप क्लियर करते चले जाओगे हर एक चीज का, आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है, अब आपकी लाइफ में पीस भी आ रही है, अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यू, पहली चीज।
आप जितना अपने आप को क्लीन करेंगे उतना ही आपके अंदर सब चीजों का ऑटोमेटिकली फ्लो होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मनोमय कोश की बात करें, माइंड जो है, ठीक है, तो माइंड में क्या है कि कॉन्शियस माइंड जो है उसके पास सिर्फ 10% पावर रहती है, और कॉन्शियस माइंड का काम है एनालाइज करना, ठीक है, सोचना, प्लानिंग करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। आपका कितना सारा बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस्ड होता है, जिसकी मेमोरी लॉन्ग टर्म होती है, यानी पिछले जन्म की मेमोरी के अकॉर्डिंग आपका आज का बिहेवियर होगा। पिछले जन्म में क्या हुआ था उसके बेसिस पर आप आज के जन्म में आप वैसे 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 एक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो भी आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें भी यही चीज होती है कि जो आपका पास्ट में जो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसी वजह से आप उस पर्सन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब पास्ट लाइफ में नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ भी आपका कर्म अधूरा रह गया था कि आपने उस जन्म में भी ठीक से समझा नहीं, अपने आप को हील नहीं करा, क्लीन नहीं करा, बेफिक्र नहीं हुए। जब टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है तो सारा फोकस उसी के ऊपर होता है, आपने अपनी ग्रोथ पर क्यों नहीं फोकस किया। किसी भी नार्सिसिस्ट को सबसे बड़ा कर्मा तभी मिल जाता है, कर्मा का फल, जब वो कोई इम्पैक्ट उस पर फोकस ना करके अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। एंड व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, तब उनको जब छोड़ देते हैं और अपने उस पर काम करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये उनका सबसे बड़ा कर्मा है। तब जाकर उन्हें समझ में आता है, तब जाकर उनको थोड़ा धीरे धीरे उनको वो चीजें फील होनी शुरू होंगी कि क्या उन्होंने गलत करा किसी के साथ। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड जिसमें हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इंट्यूशंस है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको आपको क्लियर करना है, इसको हील करना है। कॉन्शियस माइंड को हील नहीं करना, सारा वर्क आपको सबकॉन्शियस माइंड पे करना है। जो अच्छी हैबिट्स है अच्छे पैटर्न्स है उनको हमें रखना है, जो नेगेटिव हैबिट्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, उनको हमें रिलीज करना है। तो कर्मास क्या रहते हैं? कर्मास 4 टाइप्स के होते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा और क्रियमन्य कर्मा। तो संचित कर्मा मतलब जब से आपकी सोल है तब से लेके अब तक आपने जितने भी कर्म किए हैं उनके जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हैं। दैट इज पूल ऑफ कर्मा। व्हाट इज प्रारब्ध कर्मा? प्रारब्ध कर्मा मतलब जो हमारा टोटल संचित कर्म है, पूल ऑफ द कर्मा, उसमें से थोड़े से कर्मों को निकाल करके इस जन्म के लिए आपको दिया जाता है, उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सारी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होगी तो बाप रे कोई मर ही जाएगा, ठीक है, नहीं कर सकते सारा। तो संचित कर्मा से थोड़ी सी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करके आपके प्रारब्ध आपके प्रेजेंट लाइफ में दिया जाता है। दैट इज पर्पस एंड रीजन फॉर प्रेजेंट बर्थ, दैट इज प्रारब्ध। फॉर एग्जाम्पल, आपके अनरिजॉल्व इश्यूज थे पास्ट लाइफ के, इसलिए आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट मिल गए। आपके अनरिजॉल्व इश्यूज थे पास्ट लाइफ के, इसलिए आपको नार्सिसिस्टिक हस्बैंड मिल गया या वाइफ मिल गई, क्योंकि उसके साथ अभी पुराने जन्मों में आपने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, इसलिए आपको इस जन्म में मिले हैं, ताकि आप कम से कम इस जन्म में तो सॉर्ट आउट क्लियर करिए उनसे रिलेटेड चीजें। दैट इज प्रारब्ध कर्म। आगामी कर्म मतलब जो अब हम आगे करने वाले हैं, कल करने वाले हैं, जो हम कर्मा परसों करने वाले हैं, और वो किसके बेसिस पे करेंगे? जो हमारी इनकम्प्लीट डिजायर्स है। और इसके लिए आपको कोई शेम नहीं रखनी, आपकी जो भी डिजायर्स हैं आप उन्हें पूरा करिए, क्योंकि तभी आप अपना कर्मा प्रॉपर वे में लर्न करेंगे। सप्रेस मत करिए अपनी डिजायर्स को। कई लोग आपको सिखाएंगे, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आपको सिखाएंगे कि सप्रेस करो। सप्रेस करोगे तो क्या होगा? वो आपका आपका कभी भी साइकिल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर है तो सही ना वो चीज, पर आप उसे सप्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप उसे फुलफिल करें, जो भी आपकी डिजायर्स है। जब आप फुलफिल करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मेरी फुलफिल करने के बाद क्या हुआ, मुझे रियल हैप्पीनेस मिली या नहीं मिली,
क्या है क्या नहीं है, तब आप प्रॉपर वे में ढंग से कर्मा लर्न करेंगे। बट वॉट एवर डिजायर यू हैव यू शुड फुलफिल। तो ये है हमारा आगामी कर्मा, ठीक है। और क्रियमन्य कर्मा, न्यूली क्रिएटेड कर्मा, जो हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कर्मास हैं, ये सारे कर्मास हमारे, और क्रियमन्य कर्मा में भी जो हम अभी भी कर रहे हैं, इसका भी जो फ्रूट होगा वो संचित कर्मा में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? संचित कर्मा तो बहुत सारे हैं, तब तक रहता है जब तक हम अपने लाइफ लेसन लर्न नहीं कर लेते। द मोमेंट वी लर्न अवर लाइफ लेसन, तब हम हमारे भले ही संचित कर्मा और कितने रह गए, वो भगवान हमको उससे फ्री कर देते हैं। once we learn all the lessons, so it's a very very long journey. being a soul is a very very long journey. कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने होने हैं। तो जितना जल्दी जल्दी आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना जल्दी जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे, जितना जल्दी जल्दी आप अपने आप को क्लीन करेंगे, उतनी जल्दी आपके जन्म खत्म होंगे। जितना जल्दी आप अपने लाइफ लेसन लर्न करेंगे। तो कैन वी नलिफाई कर्मा? एग्जैक्टली, कर्मा मतलब क्या? फ्रूट, ठीक है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम कर्मों के फलों से मुक्ति पा लें? तो देखिए, एक बात समझे, जो एनर्जी हमने एक बार कहीं से भी हमने रिलीज करी, वो वापस हमारे तक आती है। यानी कि जो चीज आपने करा है, एक इक्विवेलेंट, आपने एक बार बॉल को नीचे फेंका तो वो एक बार ऊपर आएगी, ठीक है। आपने होल्ड करना ही करना पड़ेगा उसको। तो जितनी पावर में फेंका उतनी पावर से वापस आएगी। तो कर्मा का फल तो आपको मिलता है जो आपने करा है, लेकिन होता क्या है कई बार कि हमें फल तो मिल गया, हमारा कर्म खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक हमने अपना गिल्ट रखा हुआ है अपने मन के अंदर, वो ठीक नहीं है। अभी तक हमने हेट्रेड रखा हुआ है, वो ठीक नहीं है। अभी भी हमने एंगर रखा है, वो ठीक नहीं है। सॉरी, थोड़ा लाइट चली गई यहाँ पर, बट मेरी आवाज तो सबको आ रही है? हाँ, ठीक हो गई। तो वो तो हमको समझ में आ रहा है। तो आपने जो कर्म किया है, कई बार लोग कर्मों का फल भुगत लेते हैं, उसके बाद भी अपने अंदर वो एनर्जी रखते हैं। तो वो एनर्जी को आपको आप वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर हमारे अलग अलग योगास काम आते हैं, उन रेसिड्यूज को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे ये बात पता नहीं थी, अब हम बता रहे हैं आपको, तो ये हो गया ज्ञान योग, जो नॉलेज से हम इन रेसिड्यूज को क्लियर करते हैं। लेकिन एक बार हमको कर्मा, जो हमने एनर्जी फेंकी है, वो हमें भुगतना पड़ता ही पड़ता है, कि उसको कोई नलीफाई नहीं कर सकता। नलीफाई क्या कर सकते हैं कि कर्मा हमने, जो हमें फ्रूट था वो हमें मिल गया, उसके बाद भी जब मिल चुका है ना, अब उस एनर्जी को क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, गिल्ट की या सैडनेस की, किसी भी चीज को, वो हम क्लियरफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। तो जो प्रॉपर पॉपुलर जो मेथड्स है, अभी तक के जो पॉपुलर मेथड्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? भक्ति योग है ना, जिसमें हम भगवान के ऊपर फोकस करते हैं, ये बहुत प्यार लेकर आते हैं भगवान के लिए। भक्ति इज ऑल अबाउट लव, लव फॉर गॉड, भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्यार होना। तो भक्ति योग के थ्रू हम करते हैं, है ना। कर्म योगा, कर्म करना, अपना काम जो इंसान जितनी अच्छी तरह से करता है, जितनी डेडिकेशन के साथ करता है, बिना ये सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना काम मुझे करना है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से कर्म योग करना है। यानी जो भी आपका प्रोफेशन है, समझ रहे, कर्म योगा इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल वर्क, योर करियर। कर्म योगा, जो आप कर्म कर रहे हैं अपना, किसी भी तरह का पूजा मान करके, क्योंकि कर्म तो हर तरह का है, वैसे कर्म देखा जाए तो जो भी आप कर्म करते हैं,
लेकिन पर्टिकुलर जो आपका प्रोफेशन है, जैसे अर्जुन था, है ना, अर्जुन कर्मयोगी था, युद्ध करना था उसको, और जब वो अपने कर्म योग से भटक रहा था, यानी उसका प्रोफेशन क्या था कि उसे युद्ध करना है, मारना है सामने वाले को, और जब वो एकदम उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे सामने अपने ही घर वालों को देख करके, तब भगवान ने उसे पूरा उपदेश दिया गीता का। तो कर्म योग जो है हमारा मेनली जो एसोसिएटेड होता है हमारे करियर से होता है, क्योंकि थ्रू आवर करियर ओनली वी सर्व आवर सोसाइटी, थ्रू आवर करियर ओनली वी बिकम प्रॉस्पेरस। प्रोस्पेरिटी भी इसी के थ्रू आती है। तो कर्म योग जो है ये बहुत अपने वे में है कि हम इससे अपने जो इंप्रेशंस हैं उसको हम रिलीज करते हैं। जब हम कर्म करते हैं उसमें हम अपनी सर्विस के बारे में पहले फोकस करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाई पीपल स्ट्रगल इन मनी, वो पहले मनी के बारे में सोचते हैं, सर्विसेज के बारे में नहीं। एम आई राइट? सब लोग पहले क्या सोचते हैं, मुझे पैसे मिल जाएं और सर्विस मुझे कुछ भी नहीं देना, सर्विस बाद में देखेंगे। लेकिन है उल्टा, इसमें कहा गया है कर्मयोग में पहले आप सर्विस पर फोकस करें, आप अच्छे से अच्छी सर्विस दें लोगों को। जब लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस मिलेगी, यानी आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से जो भी आपकी सर्विस दे रहे हैं उनकी लाइफ में उसी के इक्विवेलेंट प्रॉस्पेरिटी आए। एक ऐसा इंसान जो दूसरे को प्रॉस्पेरस नहीं कर सकता, दूसरे को हैप्पी नहीं कर सकता, वो कभी खुद प्रॉस्पेरस नहीं बन सकता। जब आप दूसरों को हैप्पी करते हैं, आप दूसरों को प्रॉस्पेरस बनाते हैं, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली हैप्पी और प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। तो फोकस हमारा सर्विस पे होना चाहिए। जब फोकस सर्विस पे होगा तो मनी अपने आप फ्लो होगा। लेकिन जिनका फोकस मनी पर ही होता है, सर्विस पर नहीं होता, तो हो सकता है उनके पास मनी आ भी जाए पर वो मनी उनको खुशी नहीं देगा। आपने देखा है दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और दूसरे लोग बस करना है तो कर रहे हैं, बिगाड़ डालनी है तो डाल रहे हैं, ऐसे करके। फर्क है ना। पता है कि महीने के एंड में सैलरी आनी है, तो एक कहते हैं बस करना है, किसी से निपटाना है, इसको निपटा दो, नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है ढंग से करने में। और जो दूसरा है वो पूरा मन लगा के शिद्दत से अच्छे से कर रहे हैं, तो एटीट्यूड कितना डिफरेंट है, वही सेम काम है। तो कर्म योगा इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। कर्म योगा इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। तो जो लोग भी फाइनेंशियल इश्यूज में अटक रहे हैं वो खुद से पूछें कि वो क्या सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये आपको सोचना ही पड़ेगा, जो लोग भी फाइनेंशियल इश्यूज में स्ट्रगल कर रहे हैं। गिव गुड सर्विस टू द सोसाइटी, मनी विल फ्लो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो भक्ति योग हो गया, हमारा कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है कि जितने आप अच्छे नॉलेजेबल आप पर्सन बनोगे, उतने ही अच्छी तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। नॉलेज नहीं मिलती तो हम पता ही नहीं चलता कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या है। तो नॉलेज, ज्ञान योग भी हमारे इंप्रेशन को क्लियर करता है। राजयोग है ना, मेडिटेशन, ध्यान में डूब जाना, ब्रेथ के थ्रू थॉटलेस हो जाना, ये भी एक वे है जो हमारे को माइंड को क्लियर करता है। ठीक है, इंप्रेशंस को क्लियर करता है। बट हम कर्म को नलिफाई नहीं कर सकते। कर्म को भुगतने के बाद उसके जो रिमेनिंग रेसिड्यूज है उनको हम क्लियर कर सकते हैं, और वो करना ही चाहिए। नहीं तो आप क्या करते हो, उसी में स्टक रहते हो, उसी एनर्जी में आप स्टक रहते हो। तो उसे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये 4 कर्मस तो हैं। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड सोल सर्जरी सिस्टम। ठीक है, यानी हीलिंग प्रोग्राम, हीलिंग जो आज के टाइम में है, आज के इस वक्त में, यानी कि पुराने मेथड्स भी अच्छे हैं, लेकिन कितना समय के साथ हमें कुछ कुछ चेंजेस लेकर के आने होते हैं, टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। यानी कि एक वक्त जैसे सर्दी है, गर्मी है ना, सीजन्स चेंज होते हैं। कि किसी तरह से आज का जो टाइम है, आज का जो वक्त है,
वो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। तो आज के वक्त में आपको आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा जो फास्ट वर्क करे। तो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। आप करें, आप किस वे में करते हो, किसके साथ करते हो, किसके अंडर में करते हो, कंप्लीटली आपकी इच्छा है, आपकी विश है ना। तो जो भी एनर्जी के सिग्नल्स हैं इनको क्लियर करने के लिए मैं भी लोगों की हेल्प करती हूँ विद द हेल्प ऑफ सोल सर्जरी सिस्टम। बट मेन थिंग इज कि अगर आप चाहते हैं कि कर्मा आपके पास, तो कर्मा कम्स बैक है, कि कर्मा वापस ना आए आपके पास, तो आपको अपना पैटर्न ब्रेक करना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। जितना आप अपने आप के पैटर्न को ब्रेक करते हैं, चेंज करते हैं, उतना ही ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, हैप्पी बन पाएंगे, प्रॉस्परस बन पाएंगे। तो जिसको भी सोल सर्जरी सिस्टम की हेल्प से समझना है उसको हम लिंक शेयर कर देंगे। प्रियंका वो लिंक शेयर कर देना सोल सर्जरी सिस्टम का। तो जिसको भी सोल सर्जरी सिस्टम की हेल्प से आगे बढ़ना है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो उस लिंक के थ्रू एक पर्सनली अगर मेरे साथ डिस्कस करना है अपना प्रॉब्लम, तो उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते, पेड प्रोग्राम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मैंने जैसे बताया कि रिलेशनशिप वुंड्स हील करना बाद की बात है। फर्स्ट यू हील योर फाइनेंशियल वुंड्स। तो उसके लिए पहला जो मैंने यूट्यूब पे मेडिटेशन बनाया है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो चीज फ्री में मिलती है हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो उस मेडिटेशन, वो बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, उसकी आप प्रैक्टिस करें। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी हेल्प से आपके, वो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, आपके इंप्रेशन रिलीज हो जाएंगे, हो सकते नहीं हो जाएंगे, मुझे बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट करा है। एक बारबेक्यू नेशन की हेड थी साउथ की, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस मेडिटेशन को मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम्स करा पूरे 1 ईयर तक, एंड शी बिकम सो स्टेबल इमोशनली। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप मेडिटेशन के थ्रू करिए, हाँ उसमें साल भर लगेगा, पर आप हो जाएंगे ही, आपके इंप्रेशंस क्लियर हो जाएंगे। और जो पेड प्रोग्राम ले सकते हैं उनका ये है कि हाँ वो 90 डेज में हील हो जाते हैं, उनके सारे इंप्रेशंस 90 डेज में क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, वो बहुत ही गलत है ना। जब हम कुछ भी नहीं करते तो हम वहीं के वहीं उसी स्टेज पर रहते हैं। मतलब हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं? अपने आप को हील करने के लिए, क्लियर करने के लिए। करेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जिसको भी इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। और अगर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डेप्थ में डिस्कस करनी है तो उसके लिए फिर आप वो सेशन बुक कर सकते हैं, है ना। हम ग्रुप में भी लिंक शेयर कर देंगे, यहाँ पे भी प्रियंका शेयर कर देगी। सो चैट बॉक्स में लिंक है, तो जिसको भी पर्सनली बात करनी है मुझसे वो इसमें लिंक से कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जिसको भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके, अभी सभी लोग म्यूट हैं, अनम्यूट करके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क। हेलो मैम। हेलो। मैम आई एम वेरी इंडेप्टेड टू यू। आपसे बहुत कुछ शांति पाई। तो अभी आज कल आई एम फेसिंग अ वेरी स्ट्रेंज प्रॉब्लम एक्चुअली। मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ जुड़ने के बाद, और आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सिस्टर शिवानी जी के भी मैंने बहुत वीडियोस देखे और उससे बहुत शांति आई। सो द नार्सिसिस्ट, द पर्सन दैट आई वाज फेसिंग इन माय लाइफ, उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ चुकी मैं। लेकिन अभी एक दूसरी समस्या जो अभी आपने उसमें आई डोंट नो, यू हैवंट टच्ड दैट,
बट आई एम फेसिंग अ लॉट, अभी बहुत नेगेटिविटी आ गई है मुझ में कि whenever आई एम लिसनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो, जो जुल्म हो रहा है, इस्लाम जो हो रहा है ना, मुस्लिम्स हाउ दे आर बिहेविंग, बांग्लादेश में जो एंड 1400 ईयर्स से जुल्म कर रहे हैं ये लोग, उनको कब मिलेगा मैम फल उनका? और दूसरा, द मोर आई, ये सब, यू शुड नॉट हेट पर्सन एनीबडी, यू शुड नॉट बिल्ड अप एंगर, लेकिन आप ऐसे कृत्य करोगे तो यू आर फिट फॉर हेट्रेड ओनली, नो? तो आई फील वेरी वेरी अपसेट ओवर दिस, व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई फील वेरी पावरलेस। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। एंड ऑल दैट आई डू इज दिन बाय आई एम बीजेपी का प्रचार करती हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, तो सब लोगों को जागरूक करती हूँ, आई एम सेंडिंग मैसेजेस एवरीवेयर। तो आई एम वेरी वेरी एजिटेटेड ओवर देयर। आई गॉट ओवर माई पर्सनल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये जो बाजू का हो रहा है ना बाहर का, आई एम वेरी मच अपसेट, एंड पता नहीं मैं कैसे उसको डील करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, राइट। देखो, सबसे पहले तो आपको सभी लोगों को एक बात समझनी है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, और वो चाहे सिस्टर शिवानी भी क्यों ना हो, ठीक है, तो एक ये जो चीज हमेशा बोली जाती है ना कि हमेशा ही शांत रहना है, हमेशा ही ये रहना है, पीसफुल रहना है या कुछ रहना है, तो इससे क्या होता है पता है? लोगों को, जब लोग एंगर फील करते हैं या सैडनेस फील करते हैं या कोई नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, तो उनके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, उनके अंदर एक अपराध भावना कि भाई मैं ये इमोशंस को फील कर रही हूँ, मुझे तो शांत रहना है, मुझे तो ये रहना है। पहली चीज, जब कोई, ये एक नेचुरल चीज है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब हम गलत देखते हैं, हमें पता है ये चीज गलत है, तो गुस्सा आएगा ही आएगा, है ना? गलत देख रहे हैं तो हमें गुस्सा आएगा ही आएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि when you are गोइंग थ्रू एनी पेन, है ना, कोई भी आप दर्द, कोई भी पेनफुल सिचुएशन, इमोशन है आप जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहली चीज तो उससे भागना नहीं है हमको, ठीक है? वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट इमोशन विदाउट एनी गिल्ट, इवन इफ यू आर फीलिंग एंग्री, यू आर फीलिंग डिस्टर्ब। पेन को रिलीज करने का एक ही तरीका है, टू गो थ्रू दैट पेन। और हम लोग ने क्या सीखा हुआ है कि पेन का मतलब क्या? पेन का मतलब हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, है ना, अच्छी अच्छी बातों से। डिस्ट्रैक्शन के बहुत तरीके हैं, पर जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, उसको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं, आपको उसको गो थ्रू दैट पेन, यानी कि उसको आप फुली उस इमोशन को एम्ब्रेस कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, तब वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। इमोशन को रिलीज करना है तो एक ही तरीका है, और वो है उसको एक्सपीरियंस करके रिलीज करना। एक तो ये पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, जो हमें एकदम से ट्रिगर मिलता है ना, एकदम से हमें ट्रिगर चीज मिल जाती है, कुछ ट्रिगर हो जाता है हमारे अंदर, इट हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शन विद अवर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। वही एक इंसिडेंट बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर बाकी के लोग एजिटेट नहीं हो रहे, बाकी के लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, हम ही क्यों हो रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशन है जो लॉक है हमारी पास्ट लाइफ से, और अनटिल अनलेस हम उन चीजों को, और वो पास्ट लाइफ मतलब वही पास्ट लाइफ नहीं है जो हम कहेंगे व्हेन वी थिंक अबाउट पास्ट लाइफ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक मरने से पहले वाला पास्ट नहीं। वो पास्ट कहीं से भी हो सकता है, वो चाइल्डहुड पास्ट हो सकता है, टीनेज का पास्ट हो सकता है, न्यूली वेड है वहां पास्ट हो सकता है, पास्ट बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इनजस्टिस, जो ये इंसिडेंट उस चीज को ट्रिगर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम पास्ट में जाएं, जाकर के उन सारे एक्सपीरियंसेस को हम देखें, समझें, क्लियर करें उस इमोशन को, तो अपने आप पीसफुल हो जाएंगे। बट द आइडिया इज, don't run away from negative emotions, number one. Number two, don't create any guilt.
अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इससे कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम स्पिरिचुअल हो गए, नहीं, स्टिल यू आर स्पिरिचुअल, बिकॉज हर नेगेटिव इमोशन एक इंडिकेटर है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस पेन को, जैसे मैंने बताया, पेन को रिलीज करने का एक ही तरीका है कि हम उस चीज को एम्ब्रेस कर लें और हम उससे भागे नहीं, हम उसको एक्सपीरियंस कर लें। जब हम उसे एक्सपीरियंस कर लेंगे, यानी जो अंदर का लॉ ऑफ इमोशन है जो कहीं से आ रहा है, तब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाएगी। और फॉरगिवनेस तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने आप को फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। दूसरों से पहले आप खुद को फॉरगिव करें, जो कुछ भी हुआ है, तो अपने आप आपके मन में शांति आएगी। ये जो एक्सपीरियंस है, आप जो देखा, तो फॉरगिव योरसेल्फ। एंड दिस एंगर हैज सर्टेन रोल इन योर लाइफ, व्हाटएवर इज योर पर्सनैलिटी। कोई भी चीज हमें जबरदस्ती नहीं करनी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए एक सोल है, उसको इस सोल जर्नी में उसको एक सोल्जर का उसको रोल मिला है, तो उसके रोल में एंगर का होना इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट इज हिज रोल। वो एंगर उसके अंदर जो है ना, उसी वजह से तो जाके वो लड़ पाएगा जाकर के बॉर्डर पर, है ना। तो हर इंसान की क्लास डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग इमोशंस का कितने अमाउंट में होना है वो डिफरेंट है। अगर आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस इस चीज से जुड़ा हुआ है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस टॉपिक के ऊपर, तो आपका एंगर आना नेचुरल है। क्योंकि अगर वो एंगर नहीं आएगा, है ना, वो एंगर नहीं आएगा, तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम हीलर, है ना। मुझे किस चीज पर एंगर आता था, जब मैं देखती थी टॉक्सिक लोग परेशान कर रहे हैं अच्छे लोगों को, मुझे बहुत गुस्सा आता था देख करके कि अच्छे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग तो मजे से रह रहे हैं। मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता था। और मेरा वही एंगर को जब मैंने एक्सपीरियंस किया, उस अपने मकसद पर काम किया, तो अब आज आज के टाइम में मेरे उस एंगर ने मुझे हीलर बनाया। अब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों को पेन रिलीज करने में, और वो मेरा एंगर जो है, जब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ तो अपने आप ही रिलीज हो जाता है। व्हेन आई हेल्प ऑल द एम्पैथेटिक पीपल, माय एंगर रिलीज ऑटोमेटिकली। इन द सेम वे, निवेदिता जी, इट्स completely fine whatever you're feeling, embrace it, don't create any guilt, and जो आप कर रही हैं वो आपका पर्पस है, आप करते रहें। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, या ठीक है। है ना। I'm trying to get over that fear. मुझे गजवाए इनसे बहुत डर लगता है मैम। ये मुझे आई फील वेरी स्केर्ड, आई डोंट वांट टू बिकम मुस्लिम, एंड ये जो बातें हो रही बांग्लादेश में हो रहा है, वो हो रहा है, आई फील वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट, सो ठीक है। देन मैं आई नाउ बिगन टू चैनलाइज माय डिस्टर्बेंस, ये कि लोगों को जागरूक करो भाई, कि भाई वोट करो आप, आई विल मोटिवेटिंग हिंदूज टू वोट, और ये आप करो वोटिंग के दिन पे, जब बीजेपी का ये करो कटे तो बटेंगे भाई, ये कुछ वो कोई इट्स नॉट अ मिथ, इट्स रियलिटी। देखो ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, so हाँ, that is, I'm channelizing my emotions that way, but आजकल पर्सनल प्रॉब्लम से ज्यादा मुझे ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एंड ठीक है, देखती हूँ अभी क्या करें। दिस इज द वे आई फाउंड आउट, जैसे कि आप तो बहुत बड़ी है, आप यू क्वालिफाइड और हीलर बन गई, लेकिन अभी मैंने वो मार्ग, आई फाइंड दैट वे, ज्वाइन द बीजेपी, डूइंग फॉर बीजेपी, एंड हाँ, हर किसी को हीलर नहीं बनना, है ना। हर किसी को अलग अलग एरियाज में कुछ ना कुछ बनना है, हर किसी का पर्पस अलग है। तो अगर आपका पर्पस इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपको वही बनना है। आपका ये एंगर, आपका ये डिस्टरबेंस वही बना देगा। बट ये एक मैंने वे बताया है कि आप इस तरह से करें, है ना। दूसरा, आप चाहें तो सोल सर्विस सिस्टम की हेल्प से भी अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकती हैं, ताकि वो ये सब चीज क्लियर करके, ठीक है, आप अपना जो वर्क है, आपका जो सोल पर्पस है, उस पर और फास्ट वे में आगे बढ़ सकें। दोनों वे में कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं मैम, आई एम ऑल द टाइम वेटिंग कि 1400 सालों से जुल्म कर रहे हैं मैम ये लोग, इनको कब मिलेगा इनके कर्म का फल? उनको क्यों नहीं मिल रहा? 57 कंट्रीज दे बिल्ट मैम,
और उनका उसको जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ पे वो when will be they get, वो कर्म का जो आप बोल रही है ना, तो कर्म क्या हमारे लिए है सिर्फ, है उनको लिए कुछ नहीं है। वो तो फुल फल रहे हैं, अच्छे से हो रहा है। 57 कंट्रीज देव गॉट, दे आर नाइसली, और अभी भी बढ़ रहे हैं वो। इतने एहसान फरामोश लोग हैं बांग्लादेश भी। 400 ऑफ आर जवान, 4000 ऑफ देम, 400 ने 4000 जवान बच्चे लोग कुर्बान हो गए उनको इंडिपेंडेंस देने में। जरा भी उनको कुछ नहीं है, वो भी हिंदुओं को काट रहे हैं। एंड मरना आसान है मैम। मैंने भी वो सब पढ़ना छोड़ दिया। बच्चियों को इतना जुल्म कर रहे हैं। ये एक औरत होना एक शाप है, इफ यू लुक एट बांग्लादेश, एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। आदमी को क्या करे आप? आदमी को मार सकते हैं, यू जस्ट किल हिम, बट अ लेडी कैन बी ह्यूमिलिएटेड फार मोर, तो वो सब पढ़ना मैंने छोड़ दिया। बट कहीं आई कीप क्वेश्चनिंग, कहाँ है कर्म जो आप बोल रही है ना? उनको क्यों नहीं मिल रहा कर्म का फल? मैं भगवान होती ना मैम, अगर मेरे पास पावर होती, उनको भस्म कर दी थी कब के मैं। कि इतना जुल्म एक औरत पे किसी पे कर्म इतना कर रहे हो, 1400 साल से मैम ये चल रहा है। कब मिलेगा उनको कर्म का फल? ये समटाइम्स आई एम वेटिंग फॉर दैट। और एक ही मुझे मार्ग, वो मोदी जी है, योगी जी है, उनको तो मैं भाई उनको चरण स्पर्श क्यों, उनके पैर में वो जो उनको मैं चरण स्पर्श करूँ, और जब चरण धूली ले लूं मैं, वही एक वसीया मिल रहा है। लेकिन बाकी का क्या है? ये सब जो आप बोल रही है ना कर्म का, वो उनको कर्म का फल क्यों नहीं मिल रहा है? 1400 साल तक इंतजार कर रहे हैं मैम। राइट राइट। तो देखो, उसको मैं आपको बताती हूँ। हम लोग ना, हमारी जब सोल इवॉल्व होती है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से होके गुजरते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारे अब वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, यानी हमारे अंदर के इमोशंस, एक हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं लोअर साइड में, दूसरे होते हैं हायर साइड में। ठीक इसी तरह से अर्थ पे भी इसी तरह से ही सिटीज बनी हुई हैं। आपने देखा है कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत पीस है, जहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कुछ ऐसी सिटीज है, इस्लामिक जो कंट्रीज है जहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, इतनी चीजें हो रही हैं, ये भी एक एरिया है लो वाइब्रेशन वाला। और एक दूसरा भी एरिया हायर वाइब्रेशन का, जहाँ पे ऐसी ऐसी भी सिटीज है जहाँ पे पूरे साल भर में एक भी क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो भी सिटीज है ना। उन्होंने ऐसे क्या अच्छा कर्म कर दिया, इन्होंने ऐसे क्या बुरा कर्म कर दिया। तो अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ऐसी जगह पे ये क्यों है, ऐसी जगह पे वो क्यों है। तो हमको लाइफ की अलग अलग चीजों से, एक्सपीरियंसेस से होके निकाला जाता है, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, है ना निवेदिता जी? हाँ, ताकि हम उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू एज अ सोल ग्रो कर सके। ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस हमको और इवॉल्व करा सके। तो जब आप उन एक्सपीरियंसेस होकर गुजरते हो, अभी जितने भी वहां पे जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज है, वो उनकी सोल कहीं ना कुछ वो लर्न करेगी। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, हमको दिखता नहीं भले ही, लेकिन जब आप इतना नेगेटिव एनर्जी में जाकर के किसी के साथ इतना बुरा करते हो, उसके बाद ना सिर्फ आफ्टर लाइफ में बल्कि इस लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन एक्सपीरियंसेस से होकर उनको भी गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम कई बार एक जन्म में नहीं देख पाते उस चीज को, नेक्स्ट जन्म में कई बार मिलता है। एक मुझे एक रिग्रेशन की केस स्टडी याद आ रही है। जिसमें एक बच्चा था, वो ना बोल पाता था ना कुछ सुन पाता था, ऐसा कोई बच्चा हुआ था, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस बच्चे को, है ना। तो उसका जब पास्ट लाइफ कर्मा पता करा, तो ये पता चला था कि वो टेररिस्ट था अपनी पास्ट लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट ही इज स्ट्रगलिंग इन दिस लाइफ, और बचपन से ही। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है, तो उसका फल मिल रहा है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट हम वो देखने के लिए वहां नहीं होते। इसीलिए हमें समझना है कि हर सोल को अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस होकर गुजरना पड़ता है।
कितनी सारी बार ऐसा होता है जो अच्छी अच्छी सोल्स हैं, हाईली इवॉल्व सोल्स हैं, इवन दे गो थ्रू लॉट ऑफ पेन। वहीं एक ऐसी सोल जो बिल्कुल नॉर्मल है ना, उनकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो इतनी हाईली इवॉल्व सोल को क्यों इतना पेन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है? उनका कुछ पर्पस है, उनकी कुछ लर्निंग है। तो धीरे धीरे आपके अंदर टाइम के साथ चीज आ जाएगी जहां पर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके, है ना, इस चीज को एक्सेप्ट करके फिर आप अपने वर्क पर फोकस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि मेरे को नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों के ऊपर एंगर है, या मुझे लगा इतना इंजस्टिस क्यों करते, अभी मैं वही सोचती रहूं इतना इंजस्टिस क्यों करते क्यों करते क्यों करते क्यों करते, और पेन में चली जाऊं, तो मैं लो वाइब्रेशन में चली जाऊंगी। उसकी जगह मैंने फोकस किस पे क्या करा कि ये प्रॉब्लम मुझे परेशान कर रही है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई कैन हेल्प दीज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। रादर इफ यू ऑब्जर्व कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पर फोकस, आपको पता चल गया प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय उसके हमें सोल्यूशन पर फोकस करना है। मैं इस चीज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, मैं इस चीज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो वो करना चाहिए, और अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो मेरे को अपने आप को उस एक्सपीरियंस से होके गुजर करके अपने आप को शांत रखना है। शांत मतलब फर्स्ट embrace your negative emotion, experience it and then release it, but suppress ना करें इस चीज को। हाँ जी, थैंक यू मैम। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? मैम शायद लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, बेसिकली ये नॉर्मली जो लोग वहां पे पैदा हुए जैसे बोल देते थे, उनके पास पे भी उन्होंने कुछ किया भी हो सकता है, दैट इज बाय देयर इन दैट प्लेस। और जो उनके साथ घट रहा है, तो जैसा आपने बोला उनका भी लर्निंग होगा, आई बिलीव इन दैट। अदरवाइज सच हार्श थिंग्स डोंट हैपन इन योर लाइफ। आपने भी जो सीखा, या आप जो अब सिखा रहे हैं, समथिंग हैज हैपेंड दैट इज, बट यू टुक अ पॉजिटिव टर्न टू इट। अभी बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, या वर्ल्ड में जहाँ पे भी होता है, राइट, रेप्स इंडिया में भी होता है, क्या मालूम उस सोल ने क्या किया है। हाँ, नहीं होता क्या है कि देखो, जब भी और ये भी पढ़े रहता है ना, लिखे, लाइक अगर बल्क में हो रहा है तो मतलब कुछ बड़ा रीजन होगा जो हाँ, रिजॉल्व होने वाला होगा। जब बल्क में चीज होती है ना, उसी से तो लीडर्स डेवलप होते हैं। राइट, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। सो बेसिकली वो इंडिकेटर्स होता है कि फॉर अ गुड चेंज यू हैव टू जस्ट होल्ड ऑन टू द लाइन। हाँ, और वो कई बार इंडिकेटर होता है कि अब ये चीज खत्म होने वाली है, उसके लिए भी इंडिकेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी एंड वी शुड बी चीजें, प्रेइंग फॉर दैट, वी शुड बी प्रेइंग फॉर दैट चेंज एक्चुअली। हाँ, तब वो लीडर्स आते हैं, जब जैसे होता है ना, हम शास्त्र के हिसाब से भी देखें कि पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर जब एकदम हाई एग्जैक्टली, भगवान आए, अवतार दिया और एक साथ सबको खत्म कर दिया। फॉर या एंड एग्जाम्पल, समटाइम्स इट इज नॉट अवतार, समटाइम्स इट इज अ गुड लीडर आल्सो, अ गुड हाँ, सेंट आल्सो। यस, एंड या दैट्स लीडर व्हाट इट कम्स इज। एंड दे सेव पीपल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, रावण बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, हिरण्यकशिपु बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, तो फिर क्या हुआ, करते रहे बहुत, उस वक्त डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन, लोग परेशान हो रहे हैं, देवता लोग परेशान हो रहे हैं, पर जब वो एक लेवल आता है, एक, तब भगवान खुद आए और मुझे एक, कभी कभी कैसा लगता है मैम कि लाइक दे वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द रॉन्ग डूअर and find a fault through which they can enter and destroy it. हम्म, Because वो जब गलती मतलब हम बोलते हैं ना कि जो मर्डर करता है हम्म, वो ट्रेल छोड़ता है और उसी हम्म, से फंसता है। हाँ, बेसिकली जितना वो नेगेटिव करता जाएगा उतना उसका जो संचित पुण्य कर्म है, उतना खत्म होता जा रहा है, पहली बात। फिर उस हम्म, पर ऊपर से मिस्टेक्स ऐड करते जाता है। दैट मीन्स ही ओपन्स द वे फॉर लाइक डिस्टर्बिंग हिज ऑरा और लाइक पेनिट्रेशन इनटू हिज ऑरा, हाँ, एंड दैट इज व्हाट एनर्जी, कॉजेस जो दिस मैंने डेथ। आपको, हाँ, क्या है कि अर्थ पे ना बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, ट्रू, पॉजिटिव और नेगेटिव को, या ठीक है। तो नेगेटिव लोग हैं, मैंने कहा ना, उनका तो कर्मा ही है, उनको ये चीज सीखनी है, दिस इज नॉट द वे हाउ टू ट्रीट पीपल। अब वो चाहे नार्सिसिस्ट हो, चाहे ये दूसरे को जो मार काट रहे हैं, फिजिकल वायलेंस जो चल रही है वो, है ना, तो उनको भी ये कर्मा सीखना है। बट अर्थ पे आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे ये स्वर्ग नहीं है, पहली चीज तो ये आप मान के चलो,
ये स्वर्ग नहीं है, ये वो रेल्म नहीं है जहां पर सब अच्छा अच्छा होगा। यहाँ तो हमेशा ही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ हमेशा अत्याचार रहेंगे और यहाँ पर हमेशा गुडनेस भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कर्म बैलेंस है। अर्थ पे आते ही दो टाइप के लोग हैं, नेगेटिव लोग भी यहाँ आते हैं, पॉजिटिव लोग भी आते हैं। नेगेटिव लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए कि कैसे हमको ऐसे करेंगे तो बाद में पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट पीपल। अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे ये सीखने के लिए कि हाउ टू बिकम सो पावरफुल कि इनको आप हरा सको। तो जब ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बिग उस पर मास में ये सब चीजें होती है, इसी से अच्छे लोगों के अंदर वो लीडरशिप पे आते हैं और ये जो एनर्जी नेगेटिविटी भर गई है इसको नॉर्मलाइज करके बीच में बैलेंस बिठाते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है तो ये नेगेटिव एनर्जी भी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है बैलेंस बिठाने के लिए, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। ऐसे चलता रहता है बैलेंस पूरे टाइम। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो लोग ये बोलते हैं ना कि अभी ये यहाँ स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग के लिए अलग रेल्म है। तो ये हमेशा चलता रहेगा। तो आपको ये बैलेंस बिठाना है। आप अपनी लाइफ देखो, आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज और नेगेटिव चीज दोनों है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। आप देखना जब भी आप लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा ना तो कुछ नेगेटिव आ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, जब बहुत नेगेटिव होगा ना तो कुछ अच्छा आ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंसिंग चलती रहेगी ऐसे। आई होप समझ में आया हो ये निवेदिता जी, क्लियर हुआ आपको ये थोड़ा? जी मैम, आप तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, यू नो यू आर क्वालिफाइड, और ये बहुत ये है। हम तो भाई वी आई दिन रात, अभी मैंने चैनलाइज किया वो एंगर है ना मेरा, तो आई लोगों को जगाती हूँ। और सेक्युलरिज्म वाले जो हिंदू है ना उनसे मुझे बहुत चिढ़ आती है। सो तो कोई उनको बात दिन रात में वो परेशान करती, ये पोस्ट भेजो, वो पोस्ट भेजो। आप हाँ चेंज अ लॉट ऑफ पीपल का आधार कार्ड बनवाओ, वोट करो। ये हाँ वोट के दिन पिकनिक जाने का हाँ, दिन नहीं है वो, बी तो आप प्राउड वोट ऑफ करो। योरसेल्फ। सो बी प्राउड ऑफ सेल्फ। सी, दिस इज योर लाइफ पर्पस निवेदिता जी, ये आपका लाइफ पर्पस है। ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं आपकी, लोगों को वोट के लिए, आधार कार्ड के लिए। मैं तो नहीं कर पाऊंगी ये चीज, ये आप कर पाएंगी, इसलिए भगवान ने आपको उस सिचुएशन में रखा है। हमें सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है, हम दूसरे का काम करने के लिए नहीं बने, हम हमारा काम करने के लिए बने। इसीलिए आप भी बहुत ज्ञानी है, आप हर इंसान बहुत ज्ञानी है, मैं तो ये कहूंगी। अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहा है तो इज वेरी गुड, दैट पर्सन इज हैज लॉट ऑफ विजडम। पर अपना लाइफ पर्पस से अटैच होइए, करिए उस चीज को। और जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव इमोशन, डोंट बी गिल्टी, डोंट सप्रेस इट, फील इट कंप्लीटली, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग। आप कुछ कर रहे हो नेगेटिविटी को हटाने के लिए। और जब नेगेटिविटी को हटाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना तो एंगर जरूरी है, फ्रस्ट्रेशन जरूरी है। ये एंगर, ये फ्रस्ट्रेशन ही आपको मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। एंड मैं मैम थोड़ी इस पर्सनली आई चीज में लाइक मैं टू थोड़ी थैंक यू। नहीं नहीं, आपने क्रांतिकारी वाली स्पिरिचुअल पर्सन हूँ हाँ जी, क्या? मैं इस चीज में ना थोड़ी क्रांतिकारी वाली स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, आप समझ रही हैं? अ, नहीं नहीं मैम, एक्चुअली दैट सेशन आई हैड विथ चेंज माय लाइफ। मुझे हम्म पता चल गया कि मेरे साथ जिंदगी में वो सब क्यों हुआ। आई अंडरस्टूड माई सेल्फ। और हम्म वो चीज से मैं बढ़ गई आगे। सिस्टर शिवानी का भी बहुत पढ़ गया मैंने। एंड नाउ हम्म दोस थिंग्स दे डोंट बॉदर मी। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 40 years, 50 years, 43 years इज अ लॉन्ग टाइम टू फॉरगेट ऑल दैट। जो हम्म एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो ही इज वेरी वेरी मच अनहैप्पी एंड सफरिंग, तो उसको तो कर्म मिल गया। सो हम्म, वो छोड़ दिया मैंने। बट दीज थिंग्स ना आजकल मैं वो कर रही हूँ, हाँ सबको। नहीं, आप करें, बस ये है कि उसको, उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दैट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन व्हाट यू हैव, दैट एंगर फ्रस्ट्रेशन इज हेल्पिंग यू टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। वो नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगी, है ना? वेरी लेकिन ट्रू। जब आप कर रही हैं उसको, जब आप कर पाएंगी ना, वो अपने आप चैनलाइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, कर्मा को आप भुगत लें, उसके बाद उस एनर्जी के सिग्नल्स को आप रिलीज कर दें। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसे करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आपको मोटिवेट कर रहा है, आप बहुत चीजें कर रही है, जब आप अच्छे से रूटीन में सेट हो जाए तब आप इन एनर्जी के सिग्नल्स को जो अंदर हैं, जो ट्रिगर्स है, उन्हें फिर आप क्लियर कर लो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट वर्क। आप उसमें सेट होके कर रहे हो। तब उस वक्त आप चाहें तो सोल सर्विस सिस्टम ज्वाइन करके उन्हें आप क्लियर कर सकते हो।
है ना? थैंक यू सो मच। बट आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपने एंगर को, आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपने फ्रस्ट्रेशन को। ये बात नहीं लगी मुझे कि आई शुड नॉट फील गिल्टी। दिस इज ये मैं नेवर, आई लर्न समथिंग बिकॉज नेवर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी ना कि आप हेट मत करो। अभी आप ये गंदी काम करोगे तो हेट नहीं करूँ तो क्या करूँ आपको ये इट्स सो क्रूएल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग And when you have that hate, no, then only you help people. Your hate, your anger, your frustration helps you, motivates you to do something good for good people. वेरी ट्रू मैम। Right? And this is what, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है? The one category is सिस्टर शिवानी वाली कैटेगरी, ठीक है? हर चीज में अच्छा 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 अच्छा। एंड द सेकंड कैटेगरी इज लाइक दिस क्रांति काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। योगी जी ऐसा I नहीं love है, that man. accepted. Ma'am, हाँ, itna practical, just 3 words, he's changed the whole thing, बटेंगे तो कटेंगे, बस हो गया सब, अकेला हो गया। लोग हाँ, इतने घबरा गए ना। अरे अरे आई मीन आई उनके माता पिता को मैं वंदन करती हूँ, क्या बच्चा जना है यार, इतना तेजस्वी, वाओ। हम्म। आई लव हिम, वेरी नाइस, आई वर्शिप हिम रादर। मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन नहीं, आप तो बहुत ही वो हैं, हमेशा आप ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, यू हैव ऑल द क्वालिटीज। आप हमेशा एक्नॉलेज करती हैं, जो आपसे उम्र में भी छोटे हैं आप उन्हें हमेशा एक्नॉलेज करती हैं, उनको वो करती हैं, तो ये बड़प्पन है आपका। तो इट्स ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव ट्रेट्स, है ना? और बाकी बस आपका जो लाइफ पर्पस है उससे आप अटैच रहें। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम प्रियंका जी डाउट पूछना हाँ, चाहते थे। अनम्यूट कर दें प्रियंका। प्रियंका यस मैम। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। मेरा सवाल था कि मैम क्या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को छोड़कर नो कम्युनिकेशन जोन में जाना क्या पाप होता है कभी? नहीं, देखो मैंने जैसे आपको बताया ना, पाप और पुण्य अलग अलग लेवल पर होता है, ठीक है? तो वो आपके पेरेंट हैं, ठीक है? ये एक लेवल है, और उस पर दूसरा लेवल है कि वो सोल है ना? तो सोल लेवल का कर्मा सबसे बड़े लेवल का कर्मा होता है। बीइंग अ सोल, व्हाट यू आर डूइंग विद योर चाइल्ड, आपने अपने पेरेंट का कार्य निभाया क्या, फर्ज निभाया, एक बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। और बच्चा छोड़ दो, सबसे बड़ी बात, एक सोल होकर के दूसरी सोल को आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, लोग क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब बीइंग अ सोल, एक ह्यूमैनिटी, सोल भी छोड़ दो, एक ह्यूमैनिटी के नाते आपको एक दूसरे ह्यूमन को कैसे ट्रीट करना है। एक छोटा बच्चा जो आपके यहाँ हुआ है, उसको आपने बड़ा करते करते इतने ट्रॉमास दे दिए। तो जब आप उनके साथ नो कम्युनिकेशन उसमें जाते हैं, ठीक है, नो कम्युनिकेशन जोन में जाते हैं, जब आप यू हेल्प दीज पीपल, वो ये लेसन सीखे कि इस तरह का बिहेवियर चलेगा नहीं, ऐसे दूसरों के साथ बिहेव नहीं कर सकते, दिस इज द रॉन्ग वे टू ट्रीट पीपल। अगर अच्छे लोग ऐसे लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे, सीखेंगे कब ऐसे, कब उनको रियलाइज होगा कि ये गलत तरीका है लोगों को ट्रीट करने का। तो अगर ऐसा होता तो क्या कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन को एक चीज बोलते क्या कि मारो अपने घर वालों को? नहीं बोलते नहीं ना। नहीं बोलते, हाँ। क्यों बोला उन्होंने मारो उनको? बिकॉज उन्होंने गलत किया, तो उनको लेसन मिलना चाहिए जो उन्होंने गलत करा। तो आपको ये वाली बात समझनी है अच्छी तरह से कि जब आप सोल लेवल पर, ह्यूमैनिटी लेवल पर सोच रहे हो ना, तब ये वाले कर्मा नहीं लगते कि आपने माँ बाप का वो कर दिया। माँ बाप तो तब होते ना जब माँ बाप का रोल प्ले कर रहे हो, माँ बाप का तो रोल प्ले ही नहीं करा उन्होंने। जी मैम। तो फिर तो कोई इसका आपको कर्मा नहीं लगेगा, ठीक है? पर आपको ये जरूर करना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, ठीक है? और अपने आप को फॉरगिव करना है। जो लव उन्होंने नहीं दिया वो लव खुद को आप दीजिए। हाँ जो मैम। प्यार उन्होंने नहीं दिया वो प्यार अब बाहर मत ढूंढना, नहीं तो दूसरा नार्सिसिस्ट मिल जाएगा। हाँ हाँ समझना है? हाँ। फर्स्ट जो प्यार है वो खुद को दो, अपने मन को
प्यार से भर लो. You first become love, and then you will be naturally going to attract love in your life. Yes, ma'am. And I've seen in so many people जिनके narcissistic parent है, अगर वो खुद से सेल्फ लव में आते हैं, उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है लाइफ में. ठीक है. जी मैम. थैंक यू मैम, बहुत हिम्मत मिली आपकी बातों से. God bless you, Priyanka. मैम. Okay. Any other question? Okay. No more questions. So that's it for today's session. Everyone, take care. मुझे बहुत अच्छा लगा. काफी टाइम बाद मैंने एक पब्लिक मीटिंग करी है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू. आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा. और जो मैं आपको टिप्स दिए हैं उसे आप याद रखें, आगे बढ़ें और अपनी हीलिंग पर फोकस करें. इंदु कह रही है मैम प्लीज मेक दिस अवेलेबल इन यूट्यूब. ओके, आई विल ट्राई. है ना, देखते हैं. राइट, सो दैट्स इट. तो हम ये मीटिंग यहाँ पर एंड करते हैं. और आप लोग अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखें. जो मैंने बताया कि जो फ्री हीलिंग जो करनी है, सब लोग यूट्यूब मेडिटेशन प्रैक्टिस करें. और जिन्हें पेड प्रोग्राम लेना है वो पेड प्रोग्राम लेके कर सकते हैं. बट कंटिन्यू योर हीलिंग. हील करते रहे अपने आप को. बिना हील करे ना बैठे. अपना लाइफ पर्पस का काम भी करते रहे और अपनी हीलिंग भी कंटिन्यू रखें. किसी ना किसी फॉर्म में हीलिंग ना छोड़ें. राइट. सो बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय बाय मैम. गुड नाइट. गुड Thank you. नाइट. वेलकम. Good Good night, night. everyone. Bye. Good Thank night. you. Thank Welcome, you. ma'am. Take care. Take care, you too.